नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज़ के लिए गिरीश से कर रहा हूँ। आज के इस ब्लॉग में मैं बात करूँगा झारखंड चुनाव से जुड़ी उन राजनीतिक दांवपेच की जिसको लेकर न सिर्फ सत्ताधारी दल और विपक्षी वहाँ की सत्ता को हथियाने के लिए पूरा दांव बिछाए हुए हैं। यहाँ तक कि देश की केंद्रीय सत्ता भी वहाँ डबल इंजन की सरकार बनवाने के लिए ये वादा करने से नहीं चूक रही कि अगर झारखंड में डबल इंजन की सरकार होगी तो न सिर्फ यहाँ की विकास में चार लगेंगे बल्कि घुसपैठियों के आवागमन पर भी रोक है। यानी ये माना जाए कि जब तक झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनती तब तक वहाँ केंद्र या केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के सहयोग से बांग्लादेश के घुसपैठिए आते रहेंगे। आप ये कह सकते हैं ये किस तरह की बात हुई। अगर प्रधानमंत्री के भाषणों या गृह मंत्री के भाषणों पर उसका विशद विश्लेषण करें तो आपको महसूस होगा कि किस तरह से घुसपैठियों का मुद्दा चुनाव के केंद्रीय नेतृत्व के सिरे पर आता जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कल 2 जनसभाओं को संबोधित किया। दोनों जनसभाएं उनकी आदिवासी बाहुल क्षेत्रों में हुई, जहां उन्होंने माटी, बेटी और रोजी से आदिवासियों को जोड़ने की कोशिश की। आप सभी लोग जानते हैं इसी प्रकार का प्रयोग वो छत्तीसगढ़ में कर चुके हैं कि वहाँ के तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर उन्होंने उन्हें सत्ता से बेदखल किया। और यहाँ झारखंड में आदिवासी मुख्यमंत्री CB सोरेन गुरुजी के पुत्र हेमंत सोरेन को किस प्रकार भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरा, उनको भूमि घोटाले के नाम पर बंद किया। जब उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला तो न्यायालय के आदेश पर ही मजबूरन केंद्र सरकार की जांच एजेंसियों को अपने पैर वापस खींचने का। प्रधानमंत्री ने लोकसभा में भी किस प्रकार हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की, मंगलसूत्र, मुजरा, और वहाँ भी पूर्ण बहुमत न पाने के बाद फिर भी न तो भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को इस बारे में कोई उन्होंने इससे सीख ली और न ही केंद्रीय नेतृत्व ये समझने के लिए विवश है कि घुसपैठियों की बात करके एक प्रकार से वे अपनी ही सत्ता को कटघरे में खड़ा कर। आप सभी लोग जानते हैं झारखंड की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती। अगर बांग्लादेश से झारखंड की सीमा लगती होती तो यह माना जाता कि निश्चित तौर पर खराब पेट्रोलिंग या सुरक्षा चूक का लाभ उठा के और घुसपैठिए इधर से उधर आ जा सकते। लेकिन झारखंड के प्रदेश की कोई भी सीमा बांग्लादेश से निकलती और सीमाओं पर
किसकी सुरक्षा, और वे सुरक्षा बल जो कि अर्धसैनिक बल होते हैं, हमारे देश की सेनाएं होती हैं, वो आखिर केंद्र सरकार के अंदर वो कैसे रिपोर्ट करती हैं? वो सीधे गृह मंत्रालय और केंद्रीय सत्ता को रिपोर्ट करती हैं। अगर देश के गृह मंत्री घुसपैठियों की बात कर रहे हैं और झारखंड में घुसपैठ के कारण डेमोग्राफी बदलने की बात कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर वो अपनी ही सत्ता को कटघरे में खड़ा कर। ऐसा ही उन्होंने बंगाल चुनाव के दौरान करने की कोशिश की। पश्चिम बंगाल के चुनाव में उन्होंने घुसपैठ को मुद्दा बनाया और वहाँ रह रहे मुसलमानों को घुसपैठिया बनाया। यहाँ तक कि लोकसभा चुनाव में भी घुसपैठ को मुद्दा बनाने की कोशिश की और यहाँ तक बताया कि कांग्रेस की घोषणा पत्र में संपत्तियों को बांटकर वो घुसपैठियों को दे देंगे, आपका मंगलसूत्र छीन कर घुसपैठियों को दे देंगे, आपकी आधी संपत्ति छीन कर उन बाहर से आने वाले घुसपैठियों को दे दी जाए। ऐसा लगता है कि 11 वर्ष हो गए मोदी सरकार को केंद्रीय सत्ता में रहते हुए, न तो उन्होंने देश की सुरक्षा के लिए कोई काम कर पाया, जिसका कि दावा वो गाहे बगाहे करते रहते हैं कि आज कोई हमारी सीमाएं देश की सुरक्षित हैं, और न ही वो अपने काम के खातिर उनके पास ऐसा कोई मुद्दा है जिस काम को वो बताकर आम जनता से वोट ले सके। आज की जनसभाओं में उन्होंने घुसपैठ को मुद्दा बनाया। अपने घुसपैठ की जिक्र करते करते वो यहाँ तक पहुँच गए कि अगर यहाँ भाजपा की सरकार न बनी तो निश्चित तौर पर वो आतबा सिंह की बेटी को घुसपैठियों को सौंप देंगे। ये किस तरह का भाषण है? ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री या तो अपने रिटायरमेंट की टाइम का एंजॉय कर रहे हैं या केंद्र सरकार में कोई ऐसा काकस काम कर रहा है जो कि केंद्रीय सत्ता को यानी कि मोदी सरकार को बदनाम करके उस बदनामी में अपना हिस्सा देना चाहते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में भी प्रधानमंत्री पद को लेकर खींचतान मची। 75 साल की उम्र हो जाने के बाद मोदी को निश्चित तौर पर अपने रिटायरमेंट के बारे में सोचना होगा। इसीलिए यह चुनाव महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं, क्योंकि जो उसका मातृ संगठन है उसने साफ तौर पर संदेश मोदी तक पहुंचा दिया है कि अब आप अपनी सेवानिवृत्त के बारे में सोचिए। लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद उनके जिताऊ छवि प्रभावित हुई है और जिस प्रकार वो राज्य दर राज्य धीरे धीरे करके हारते जा रहे हैं, जिता नहीं पा रहे अपने उम्मीदवारों को, उससे ही उनकी छप को धक्का लगा। हालांकि हरियाणा से उन्हें एक संजीवनी मिली है, जिस हरियाणा को लेकर न तो अमित शाह और न तो नरेंद्र मोदी वहाँ इतने सक्रिय दिखाई दिए। जब उन्हें इन प्रकार चुनावी जीत मिली तो उन्होंने ये सोचा क्यों न झारखंड और महाराष्ट्र में भी इसी प्रकार का दांव खेला जाए। झारखंड की बात पर मैं फोकस करना चाहता हूँ।
कि जहां प्रधानमंत्री ने लोकसभा चुनाव में अपने ही घुसपैठी जैसे मुद्दों को खारिज होने, मुजरा मंगलसूत्र जैसे मुद्दों पर आलोचना होने और इसके बावजूद अल्पमत की सरकार का नेतृत्व करने के बावजूद वो अभी भी घुसपैठ पर अटके हुए। एक तरह लगता है कि उन्होंने अपनी विदाई का ढोल इसी चुनाव से बना दिया। जिस घुसपैठ की वह बात कर रहे, क्या वो अपने गृह मंत्री पर ही अविश्वास कर रहे, या उन्होंने अपने विदाई का लिए इस घुसपैठ मुद्दे को चुना है, जिससे कि उनके जाने के बाद केंद्रीय सत्ता बदनाम हो और घुसपैठ के आधार पर झारखंड की जनता उनकी पार्टी को वोट न देके उनकी सकुशल विदाई कर। देखना यह है कि प्रधानमंत्री के इस भाषण को दस्तगत रखते हुए झारखंड की जनता क्या फैसला लेती है। उधर हेमंत सोरेन ने जमीन बचाने, आदिवासियों का मान सम्मान सुरक्षित रखने और जांच एजेंसियों के दुरुपयोग को लेकर तमाम तरह की बातें की हैं। उन्होंने सरना कोर्ट की भी बात की और इधर राहुल गांधी ने भी अपनी एक जनसभा में जिस प्रकार संविधान बचाने की बात कही, वो ये बताने के लिए पर्याप्त है कि अब लड़ाई उस दौर में पहुंच चुकी है जिससे कि घुसपैठ आज का जिक्र करके न सिर्फ विपक्ष को कटघरे में खड़ा किया जाए, बल्कि भावनात्मक मुद्दों को छूते हुए किस प्रकार वोट कबाड़े जाए, जिससे कि झारखंड में फिर से प्राकृतिक संपदाओं के दोहन का अधिकार केंद्र सरकार को मिल जाए। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।